साधना की तबीयत बहुत खराब थी। वो सरकारी अस्पताल की लाइन में लगी हुई अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। जब वो खड़े खड़े थक गई तो सामने वाले आदमी से बोलकर वो जमीन पर बैठ गई। बुढ़ापे में अकेले इधर उधर धक्के खाती रहती हूँ। दोनों बेटियों को क्या कभी मेरी याद नहीं आती कि माँ कैसी है, क्या कर रही है। अपनी बेटियों के बारे में सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने लंबी लाइन को देखा और फिर वो अपनी जिंदगी के पिछले सालों में लौट गई, जब उसकी बड़ी बेटी मेघा का 12वीं का रिजल्ट आया था। माँ देखो, मैं पास हो गई हूँ। बस 3 साल पढ़ाई और फिर मैं एक अच्छी जगह पर नौकरी तलाश कर लूंगी और फिर तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है और छोटी की पढ़ाई का भी मैं खुद देख लूंगी। ये सुनकर मेघा की छोटी बहन मधु भी खुश होकर अपनी बहन से बोलती है, बस दीदी, अगले साल मेरे भी तो 10th के बोर्ड हैं। फिर मेरी भी पढ़ाई धीरे धीरे पूरी हो जाएगी और फिर हम अपनी माँ को बहुत खुश रखेंगे। दोनों बहनें अच्छी अच्छी जगह पर नौकरी करेंगी और सारा पैसा लाकर माँ के हाथ में रखेंगी। तुम दोनों फिर शुरू हो गई। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बस पढ़ाई करो और अपना अच्छा भविष्य बुनो। समय थोड़ा और आगे निकल गया और मेघा ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। वो अपनी ग्रेजुएशन के आखिरी साल में थी जब आकाश अपने माता पिता के साथ साधना के घर आया था। बहन जी, आजकल तो बच्चे अपनी मर्जी से शादी ब्याह करते हैं। मैंने सोचा बेटे ने पसंद कर ही लिया है तो क्यों ना उसकी शादी कर दूं। मेरे बेटे को कनाडा में अच्छी जॉब मिल रही है, सोच रहा हूं इसकी शादी करके ही इसे वहां भेजूं। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है भाई साहब, लेकिन मैं इतनी अमीर नहीं हूं कि मेघा के लिए इतना कुछ कर सकूं। अरे आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। हम लोग शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे और मेघा के जितने भी कागज तैयार होने हैं वो आकाश अपने आप देख लेगा। उन लोगों के चले जाने के बाद साधना मेघा से कहती है, इतना कुछ हो रहा था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम तो पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने वाली थी। हाँ माँ, इरादा तो मेरा ऐसा ही था, लेकिन फिर आकाश से मेरी बातचीत होने लगी और फिर आकाश को कनाडा से बुलावा आ गया। सब कुछ इतना जल्दी में हो गया, मैं कुछ सोच ही नहीं पाई। फिर तो दीदी आप कनाडा जाकर हम लोगों को भूल जाओगी। आप तो वहां जाकर अमीर हो जाओगी। हाँ, आकाश ने मेरे लिए भी बात की है। शायद मैं भी वहां जाकर नौकरी करने लगूं। तुम फिक्र मत करो माँ, मैं तुम्हें भी पैसे भेजा करूंगी। देख, मुझे शादी तो तुम दोनों की करनी ही है। अगर तू आकाश के साथ खुश है तो फिर मैं तेरी शादी आकाश से ही कर दूंगी। और रही बात वहां पर नौकरी करके पैसा भेजने की, तो बेटा शादी के बाद जो ससुराल वाले कहते हैं वही करना चाहिए। साधना अपनी बेटी की खुशी में खुश हो जाती है, लेकिन मन ही मन उसे बहुत दुख था, क्योंकि उसका सपना था कि मेघा जब कमाने लगे तो वो उसका हाथ बटाएगी। फिर बिल्कुल साधारण तरीके से आकाश और मेघा की शादी हो जाती है और वो लोग कनाडा चले जाते हैं। मधु भी ग्रेजुएशन कर रही थी। साधना अभी भी सिलाई कढ़ाई का ही काम कर रही थी। इसी तरह समय थोड़ा और आगे निकल जाता है। मेघा को कनाडा गए 1 साल हो जाता है। वो पलटकर अपनी माँ और बहन की खबर ही नहीं लेती। इस बात का साधना को बड़ा दुख था। मधु, 1 साल हो गया है मेघा को कनाडा गए हुए। उसने तो पलटकर ना अपनी खबर दी ना हमारी खबर ली। वो सही तो होगी ना? तू एक काम कर, कल उसके ससुराल जा और वहां से उसकी खैर खबर ले। और मैं तो कहती हूँ पैसे जोड़कर एक छोटा सा मोबाइल भी ले ले। अगर मेघा का नंबर मिलता हो तो हम भी फोन पर बात कर लिया करेंगे। ठीक है माँ, मैं कल ही वहां जाती हूँ। तू फिक्र मत कर, बस 2 साल की बात है। उसके बाद मैं भी कमाने लगूंगी और तुझे फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन मधु आकाश के घर जाती है। हमें नहीं पता आकाश और मेघा के बारे में। मुझे तो लगता है तुम्हारी बहन ने जादू टोना कर मेरे बेटे को अपने कब्जे में कर लिया है। न फोन करता है न फोन का जवाब देता है। वो तो जैसे अपने माँ बाप को भूल ही गया है। आप मुझे जीजा जी का फोन नंबर दे दो, हम फोन करके देख लेंगे। माँ को दीदी की बहुत चिंता हो रही है। वो तो माँ है, उसे तो चिंता होगी ही। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तेरी बहन तो किसी की चिंता नहीं करती। उसने तो मेरे बेटे को भी हमारी चिंता नहीं करने दी। मधु कुछ नहीं कहती, बस फोन नंबर लेकर चली आती है और सारी बात अपनी माँ को बता देती है। मुझे मेघा से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसके तो सपने ही कुछ और थे। वो तो हम लोगों का साथ देने वाली थी। ऐसा ही होता है माँ, वो अमीर हो गई है, अब वो हम लोगों को कहाँ पूछेंगे। हमसे बात करते हुए तो उसे शर्म आएगी ना। मेघा ने तो मेरे सारे सपने तोड़ दिए। मैं तो सोचती थी कि मेरी बेटियां नहीं बेटे हैं दोनों। मधु अपनी माँ को गले लगा लेती है और कहती है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी।
देखते ही देखते मधु का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है और उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है। माँ, अब बस तुम खुश रहो। देखो मेरी नौकरी लग गई है और अब ये कपड़े सिलने का काम भी बंद करो। तुम्हारी आंखें वैसे ही बहुत कमजोर हो गई हैं। मेरी बच्ची, मैं बहुत खुश हूं कि तेरी नौकरी लग गई है। सुन मधु, तेरे पास तो फोन नंबर है ना? एक बार आकाश को फोन मिलाकर देख ले। मेरा दिल बड़ा परेशान रहता है मेघा की तरफ से। माँ, 4 साल होने को आए हैं, क्या मेघा को तेरी याद नहीं आती? वो खुद से भी तो यहाँ चिट्ठी भेज सकती थी। और तू कहती है मैं हर बार फोन करती हूँ, लेकिन कोई फोन उठाता ही नहीं है। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। ठीक होगी माँ, बिल्कुल भी परेशान मत हो। मधु एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगी थी। वहां काम करते करते धीरे धीरे मधु को भी अपनी नौकरी का घमंड होने लगा था। उसी कंपनी में सचिन नाम का लड़का भी काम करता था। धीरे धीरे मधु की उससे दोस्ती होती है और फिर एक दिन वो दोनों भी शादी करने की सोच लेते हैं। मधु अपनी माँ साधना से सचिन के बारे में बात करती है। मधु बेटा, तू भी अपनी पसंद से शादी कर रही है। मैंने तो सोचा था तेरे लिए मैं खुद लड़का ढूंढूंगी। तू भी फिर मेघा की तरह चली जाना और कभी पलट कर अपनी माँ की खबर मत लेना। ऐसा नहीं है माँ, जब मेघा अपनी पसंद से शादी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? और मैं मेघा नहीं हूं जो आपको भूल जाऊंगी। सचिन भी अपने माता पिता के साथ साधना के पास आता है। इस तरह मधु की शादी भी सचिन के साथ हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। मधु प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। मैंने अपनी शादी से पहले एक जगह एक घर देखा था। मैं सोच रहा था कि हम दोनों तो काम कर ही रहे हैं, ऐसा करेंगे एक घर का खर्चा उठा लेगा और एक घर की किश्त तो भर देगा, और तुम घर देखोगी मैंने तुम्हारे लिए कितना प्यारा सा घर पसंद किया है, तो तुम खुश हो जाओगी। और मैं सोच रहा था कि घर पर तुम्हारा ही नाम लिख दूं। सचिन इतने प्यार से मधु को सब बोल रहा था कि मधु भी खुश हो गई कि उसके नाम से एक घर होगा। तभी उसे साधना का ख्याल आता है। सचिन, मैंने तो तुम्हें शादी से पहले कह ही दिया था कि मेरी माँ के पास कोई नहीं है और मुझे उनका भी ध्यान रखना है। तो मैंने कब कहा कि तुम माँ का ध्यान मत रखो? हम ऐसा करेंगे कि महीने की पहली तारीख को उनके लिए राशन पानी घर पर रख देंगे। वो तो अकेली रहती है, उनका खर्चा क्या ही होगा। हाँ, ये भी ठीक है। चलो तो ठीक है, मैं माँ से बात कर लूंगी, पर पहले तुम मुझे घर दिखा कर लाओ। सचिन मधु को घर दिखाने के लिए लेकर जाता है और मधु को घर पसंद आ जाता है और वो लोग सोच लेते हैं कि वो दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी को चला लेंगे। कुछ महीनों तक तो सचिन साधना के घर जाता और उसे राशन पानी दे देता, लेकिन धीरे धीरे उसने साधना के पास जाना छोड़ दिया। साधना ने वापस से मोहल्ले के लोगों के यहाँ से कपड़े उठाकर सिलने का काम शुरू कर दिया और इस बात को भी काफी समय हो गया था। साधना ये सब सोच ही रही थी कि तभी लाइन में लगे हुए उस आदमी ने साधना को आवाज दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो भूल ही गई थी कि अस्पताल में बैठी हुई हूँ। वो अपनी दवाइयां लेकर घर की तरफ चल देती है। कैसी किस्मत पाई है मैंने, दो दो अमीर बेटियों की माँ हूँ, लेकिन उन दोनों को तो अपनी माँ की कभी याद ही नहीं आती। और एक मैं हूं कि उन लोगों को एक पल के लिए भी भूल नहीं पाती। मुझे उन दोनों से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। साधना थकी हारी अपने घर का दरवाजा खोलती है और सीधा जाकर चारपाई पर लेट जाती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। खुले दरवाजे से मेघा अंदर आती है और आकर अपनी माँ के गले लग जाती है। मेघा, तू इतने सालों बाद, तू ठीक है ना बेटी? मैं तेरी फिक्र में आधी हो गई हूँ। कितने फोन किए तुझे, तूने कभी हमसे बात करने की कोशिश ही नहीं की। माँ, मेरे पास अपना कोई फोन था ही नहीं। फोन तो आकाश के पास था और वहां जाकर उसने अपना अलग ही रंग दिखाया। उसने सब कुछ झूठ बोला था। उसने मुझसे शादी बस इसलिए की थी कि मैं भी उसके साथ जाकर वहां पर नौकरी करूंगी और उसके सर पर जो कर्जा था उसे उतारने में मदद करूंगी। उसकी असलियत मैं आपको बता ना दूं, इसलिए उसने मुझसे कभी बात नहीं करने दी और ना खुद कभी आपका फोन उठाया। फिर किसी तरह मेरे साथ काम करने वाली एक लड़की ने मेरी मदद की और मैं यहाँ भारत चली आई। और अब मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी माँ। और ये मधु कहाँ है? मधु ने भी अपनी दुनिया बसा ली है बेटा। शुरू में तो उसने मेरा थोड़ा बहुत ध्यान रखा, लेकिन अब वो ना तो यहाँ आती है और ना ही मेरा फोन उठाती है, और कभी उठा लेती है तो कहती है कि समय नहीं है। मुझे माफ कर माँ, मैं वहां बुरी तरह फंस गई थी, इसलिए तेरा हाल चाल नहीं ले पाई। अब मैं यहीं पर ही नौकरी करूंगी और हमेशा तेरे साथ रहूंगी। साधना से मधु का एड्रेस लेकर मेघा उसके घर जाती है। मधु मेघा को देखकर हैरान हो जाती है। तब मेघा अपनी आप बीती उसे सुनाती है। मैं तो इस देश से बहुत दूर थी, लेकिन तूने क्यों नहीं माँ का ख्याल रखा? मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे लगा कि तुम भी तो अमीर होकर हम दोनों को भूल गई हो, तब भी हमारा गुजारा हो रहा है।
मैंने सोचा माँ भी अपना गुजारा किसी न किसी तरह कर ही लेगी। हम दोनों बहनों से गलती हुई है मधु। हमारी माँ ने हमें कितने दुख और तकलीफों से पाला है, इससे हम दोनों अनजान नहीं है। अब हमारा फर्ज है कि हम अपनी माँ को वो सारी खुशियां दें जो हम उनसे कहती थी। हाँ मधु, मेघा ठीक कह रही है। मैंने तो इस एंगल से सोचा ही नहीं। अगर मेरे माँ बाप के साथ भी ऐसा होता तो नहीं नहीं, हम अपने किए की माफी मांग लेंगे। सचिन, मेघ और मधु तीनों वापस आते हैं और साधना से माफी मांगते हैं। साधना सबको माफ कर अपने गले लगा लेती है और उसके बाद दोनों अमीर बेटियां अपनी माँ का बहुत ध्यान रखती हैं। शीला और उसका पति किशनपुर नाम के एक गांव में रहते थे। उनका घर रेलवे स्टेशन के पास ही था। शीला का पति रमेश रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करता था। रमेश पढ़ा लिखा नहीं था। उसके पिताजी भी कुली का काम करते थे और जीवन भर वो भी लोगों का बोझ उठाते उठाते मर गए और अब रमेश भी वही काम करने लगा। एक कुली बेचारा 2 वक्त की रोटी ही कमा पाता है। बाकी की सुख सुविधाओं के बारे में तो वो दूर दूर तक नहीं सोचता था। रमेश भी बहुत गरीब था। रमेश की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था। उसकी पत्नी शीला बहुत सीधी सादी थी। वो अपने पति का बहुत ख्याल रखती थी। उसका सोचना था कि पति परमेश्वर होता है और पत्नी का धर्म होता है। अपने पति की सेवा करना, बाकी की चीजें सब पति के बाद आती हैं। इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं चाहती थी। वो तो बस अपने पति को ही अपना भगवान मानती थी। एक बार की बात है, रमेश और शीला बैठे हुए बातें कर रहे थे। सुनो जी, हमारी शादी को इतना समय हो गया, अब हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। माँ ने कहा था कि सारे काम समय पर होने चाहिए। अरे अभी तो हमारी शादी को कुछ महीने हुए हैं। अभी तो हमारे पास बहुत समय है। अभी तो मैं तेरा पेट भी सही से नहीं भर पाता, तो बच्चे को कहाँ से खिलाऊंगा। देखो जी, मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं कहा, पर अब तुम्हें मेरी ये बात माननी पड़ेगी। औरत से कौन जीत पाया है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अगले दिन रमेश रेलवे स्टेशन चला गया और अपने रोज के काम में लग गया। लेकिन आज उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसे अपनी पत्नी की बच्चे वाली बात याद आ रही थी। रमेश अभी बच्चा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि थोड़ा पैसा जमा हो जाए, फिर वो बच्चे के बारे में सोचेगा। लेकिन उसकी पत्नी जिद पकड़े बैठी हुई थी। रात हो चुकी थी। रमेश दिन भर लोगों का बोझा उठा उठा कर थक कर घर गया और बिना खाए पिए सो गया। उसकी पत्नी को अपने पति की हालत को देखकर बहुत दया आती थी, लेकिन बेचारी कुछ नहीं कर पाती थी। अपने पति को थका देखकर वो रमेश के पास आती है और उसके पैर दबाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन निकल गए। जब भी रमेश थका हारा घर आता था, शीला अपने पति के पैर दबाती थी और उसका पूरा ख्याल रखती थी। वो अपने पति से कभी कुछ नहीं मांगती थी। जो भी उसका पति उसे लाकर दे देता वो उसमें ही खुश हो जाती। रमेश और उसकी पत्नी का मानना था कि जितनी चादर हो, आदमी को उतने ही पैर फैलाने चाहिए। एक दिन की बात है, रमेश और शीला सो रहे थे कि तभी शीला की तबीयत खराब हो जाती है। रमेश उसे पास के ही एक दवाखाने ले जाता है और उसे पता चलता है कि शीला मां बनने वाली है। दोनों बहुत खुश होते हैं और फिर कुछ महीनों बाद रमेश के घर बेटी पैदा हो जाती है। दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। घर के खर्चे बढ़ने लगे। रमेश को दुगनी मेहनत करनी पड़ती थी। अब वो रात को भी देर से लौटने लगा और सुबह जल्दी चला जाता और दिन भर काम में लगा रहता था। फिर एक काली मनहूस रात को जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। रमेश इतना थक गया था कि उसे सामने से आती गाड़ी दिखाई नहीं दी और वो एक आदमी का सामान ले जाते हुए एक गाड़ी से टकरा गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। शीला पर तो ये बात सुनकर जैसे बिजली ही गिर गई हो। उसकी तो रातों रात दुनिया ही उजड़ गई। उसका तो कोई सहारा भी नहीं था, ऊपर से उसके एक बेटी भी जो कि अभी छोटी थी। शीला पर तो दुखों का पहाड़ टूट गया। अकेली तो जैसे तैसे रह लेती, पर बेटी का क्या करती। और फिर कुछ दिनों इन दुखों के नीचे दबी रही। घर में जो बचा पैसा रखा हुआ था वो भी अब खत्म हो गया था। अब तो एक वक्त की रोटी भी जुटानी मुश्किल हो गई थी। अब तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा। अब मैं क्या करूं? किस तरह अपना और अपनी बेटी का पेट भरूं? एक दिन शीला घर पर बैठी रो रही थी और सोच रही थी कि वो क्या करे, कब तक ऐसे हताश होकर बैठी रहे। तभी उसके घर के बाहर कोई आवाज देता है, कुछ खाने को दे दे माई, भूखे को खाना दे। शीला आवाज सुनकर बाहर आती है।
बाबा, मुझे माफ करना। मेरे घर में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके लिए क्या, मेरे पास अपनी बच्ची को भी खिलाने के लिए कुछ नहीं है। शीला बाबा को अपने बारे में सब कुछ बता देती है। सब जानकर बाबा अपनी झोली में से कुछ निकालकर शीला को देते हुए कहते हैं, ले बेटी, ये कुछ लोगों ने मुझे आटा दिया था, तू इसको रख ले और अपने लिए और अपनी बच्ची के लिए रोटी बना ले। मैं इससे ज्यादा तो तेरी मदद नहीं कर सकता। तुझे हिम्मत से काम लेना होगा बेटी। इस देश में झांसी की रानी का जन्म हुआ है, जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। तू भी हिम्मत कर, उठ और अपनी बेटी की हिम्मत से परवरिश कर। बाबा वहां से चले जाते हैं। शीला पहले रोटी बनाकर खुद खाती है और अपनी बेटी को खिलाती है। फिर वो सोच में पड़ जाती है, मुझे कुछ करना चाहिए। दुख के समय आदमी को हिम्मत से काम लेना चाहिए और आगे के बारे में सोचना चाहिए। कुछ दिनों तक उसने बहुत काम ढूंढे, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिल पाया। थक हार कर उसे कुली का ही काम मिला, क्योंकि उसका पति भी कुली ही था। इसलिए वो काम उसे जान पहचान के जरिए मिल गया था। कुछ दिन बाद शीला ने अपनी बच्ची को पीठ पर बांधा और चल निकली जिंदगी का बोझ उठाने, और बन गई कुली मां। शीला बहुत सीधी सादी थी। वो ज्यादा बात नहीं करती थी, चुपचाप अपना काम करती थी। देखते ही देखते वो बाकी के कुली लोगों के साथ घुल मिल गई और फिर उसकी जिंदगी थोड़ा सुधर गई। अब उसे थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते थे, लेकिन दिन भर के काम करने से वो बहुत थक जाती थी और अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रख पाती थी। उसकी बच्ची रोती रहती थी, लेकिन शीला उसे गोद में नहीं उठा पाती थी, क्योंकि सामान उठाने की वजह से उसके कमर और पीठ में दर्द रहने लगा था। उसे अपनी बेटी पर बड़ी दया आती थी, लेकिन पेट की भूख भी तो शांत करनी थी, सो वो चलती रही ऐसे ही। एक बार की बात है, शीला कुछ लोगों का सामान लेकर जा रही थी कि वो अचानक गिर गई और उसे चोट लग गई। सारे कुली लोग मिलकर उसे अस्पताल ले गए। अरे बहन, तुम ये काम क्यों करती हो? कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेती? ये तुम्हारे मतलब का काम नहीं है। अरे भाई, क्या बताऊं, जिसके सिर पर जिम्मेदारी हो वो ये नहीं देखता कि ये काम उसके मतलब का है या नहीं। अरे तुम्हारी ऐसी भी क्या मजबूरी जो तुम ये सब कर रही हो? अब क्या बताऊं भाई, मेरे घर पर कोई कमाने वाला नहीं है। ऊपर से एक बेटी है। मेरा पति भी कुली था, उसकी ही नौकरी मुझे मिली है, और कोई काम नहीं मिल पाया तो सोचा क्यों ना ये काम ही कर लूं। पर तुम औरत होकर कैसे इतना भारी भारी सामान उठा लेती हो? अरे भाई, सामान का बोझ इतना भारी नहीं लगता जितना अकेले जिंदगी जीने का बोझ लगता है। हाँ, ये तो तुमने ठीक ही कहा। भगवान भी गरीबों की ही परीक्षा लेता है। सब ठीक हो जाएगा। और फिर वो कुली वहां से चला जाता है। अगले दिन शीला घर आ जाती है। उसकी बेटी पड़ोस में रमा काकी के पास थी। शीला को घर पर आते देखकर वो भी बेटी को लेकर शीला के पास आ जाती है। शीला अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगती है। रमा काकी कहती हैं, मत रो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद शीला ठीक हो जाती है और फिर से काम पर निकल जाती है। समय इसी तरह बीतता रहता है और देखते ही देखते 20 साल हो जाते हैं। शीला की बेटी अब बड़ी हो गई थी। शीला ने बड़ी मेहनत से अपनी बेटी को बड़ा किया था। शीला की बेटी भी बड़ी समझदार थी। वो अपनी माँ का बड़ा ख्याल रखती थी। अपनी कुली माँ की वजह से उसे बहुत से ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन वो कभी इस बात का बुरा नहीं मानती थी। वो अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती थी। एक बार की बात है, शीला की बेटी इंदिरा अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे आगे पढ़ना है और नौकरी करनी है। माँ, मैं नहीं चाहती कि तुम अब ये कुली का काम करो। मेरी प्यारी बेटी, तू तो जानती है कि मैंने कितनी मुश्किल से स्कूल में पढ़ाया है तुझे। हाँ माँ, मैं जानती हूँ कि तूने कुली बनकर मेरा पालन किया है, लेकिन माँ, अब मैं तेरे लिए कुछ करना चाहती हूँ। अरे बेटी, अब तो तेरी शादी की उम्र हो गई है और मुझे तेरी शादी भी तो करनी है। वो सब छोड़ माँ, क्या तू नहीं चाहती कि तेरी बेटी एक अच्छा जीवन जिए? हाँ बेटी, मैं चाहती हूँ कि तू कुछ अच्छा करे, लेकिन हम गरीब क्या कर सकते हैं? तू देखना माँ, मैं क्या करती हूँ। बस तू थोड़े से पैसे दे दे जो तूने मेरी शादी के लिए जमा किए हैं। पर बेटी, परवर छोड़ माँ,
तू ये देख कि कुली माँ की बेटी क्या करती है। फिर इंदिरा खूब पढ़ाई करती है। वो दिन के समय कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, जिससे उसका कुछ खर्चा चल जाता था, और रात के समय वो देर तक पढ़ाई करती रहती थी। बेटी इंदिरा, अब सो जा, आधी रात हो गई है। देख तो घड़ी में 2 बज गए हैं। बाकी का सुबह पढ़ लेना। कितनी मेहनत करेगी? माँ, मेरी ये मेहनत तेरी मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है। मेरी आंखों के सामने वो सब कुछ दिख रहा है कि कैसे तुमने मुझे गोद में उठाकर लोगों का सामान उठाया है। बस माँ, कुछ और दिनों की बात है, फिर मैं तुझे राज करवाऊंगी माँ। शीला इंदिरा को गले से लगा लेती है और दोनों माँ बेटी रोने लगती हैं। देख तो कैसे काम करती है तू, मुझे भी रुला दिया। तो फिर तुम जाओ और जाकर सो जाओ, मैं बस थोड़ी देर में सो जाऊंगी। इंदिरा की रात दिन की मेहनत रंग लाती है और एक दिन की बात है, जब शीला रेलवे स्टेशन पर थी, तभी वहां पर इंदिरा भागी भागी आती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ माँ, तेरी मेहनत रंग लाई। अरे क्या बात है, इतनी खुश क्यों है? कुछ मुझे भी बताएगी क्या? माँ, बात ही इतनी खुशी की है कि समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। क्या तू शादी कर रही है बेटी? ओ माँ, तू भी बस, तेरी सुई भी बस शादी पर ही जाकर अटकती है। तभी वहां पर शंभू काका भी आ जाते हैं और शीला के पास आकर पूछते हैं। क्या बात है शीला भाभी, आज माँ बेटी बहुत गले मिल रही हैं। अरे भाई, हमको भी तो बताओ क्या बात है। शंभू काका, मेरी रेलवे में नौकरी लग गई है। मैं अफसर बन गई हूँ रेलवे में। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। शीला भाभी, तुम्हारी मेहनत आज सफल हो गई। तो इंदिरा बेटी, ये खबर भी क्या कोई इस तरह सुनाता है? अरे मिठाई तो लेकर आती। अरे काका, मिठाई नहीं, तुम सबको तो बढ़िया वाली पार्टी मिलेगी। इंदिरा अब नौकरी पर जाने लगी थी और पहली सैलरी मिलते ही उसने अपनी माँ के लिए कुछ नए कपड़े खरीदे और घर पहुंचकर अपनी माँ को देती है। उसकी माँ भी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। बस माँ, अब दुख के दिन चले गए। अब तू सिर्फ आराम करेगी माँ, मैं तुझे अब और काम नहीं करने दूंगी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। शीला ने भी अपना कुली वाला काम छोड़ दिया था। अब वो घर पर बैठी आराम करती। तो देखा आपने, एक कुली माँ ने किस तरह इस जीवन को हिम्मत और साहस के साथ जिया। इसलिए जीवन में मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए।